So we will start with a quick recap of formation of beats and then we'll start with numericals. तो हमने कल बीट फॉर्मेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ बीट्स इन डिटेल देखा था। तो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सिर्फ इस केस में जो दो वेव्स सुपर इम्पोज हो रहे थे, दीज टू वेव्स are sound waves number one, and these two waves are waves with slightly different frequencies, मतलब nearly equal frequencies but same amplitude. तो हमारे पास दो waves है which have same amplitude but slightly different frequencies. When they superimpose, then the intensity of sound at that point varies alternatively and distinctly between maximum and minimum. When the sound is maximum or loud, it is said to be waxed. When it is faint, it is said to be waned. So this alternate waxing and waning of sound due to superposition of two waves, sound waves of course of same amplitude but slightly different frequencies, is known as formation of beats. Okay. So the number of times you hear wax per second, एक सेकंड में जितने बार आपको लाउड साउंड सुनाई देगा या फिर लो साउंड मतलब नो साउंड मतलब वेन सुनाई देगा, उसको बोलते हो बीट फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग फिर मैथमेटिक्स आज रिवाइज करेंगे इसका। तो जो पहला वेव था वो था y1 इक्वल टू a sin 2 पाई n1t। जो दूसरा साउंड वेव था वो था a sin 2 पाई n2t। इन दोनों का सुपर पोजिशन होना मतलब y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y इक्वल टू a, दोनों को ऐड करूंगा तो a कॉमन आ जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई n1t प्लस साइन ऑफ 2 पाई n2t। गुड। So therefore you have y equal to a sin c plus sin d। क्या होता है sin c plus sin d? 2 sin c प्लस d। तो c प्लस d जब करोगे, ये c है ये d है, इनको जब ऐड करोगे तो 2 पाई d आ जाएगा कॉमन, n1 प्लस n2 बाय 2 इंटू cos c माइनस d। तो 2 पाई t n1 माइनस n2 बाय 2। गुड। तो यू हैव y इक्वल टू 2a साइन ऑफ 2 पाई, ये जो n1 प्लस n2 बाई 2 है ये एवरेज है, इसको हमने बोल दिया n। n1 प्लस n2 बाई 2 इज एवरेज विच वी आर कॉलिंग एज n। तो 2a साइन ऑफ 2 पाई nt और साथ में cos ऑफ 2 पाई t n1 माइनस n2 बाई 2। गुड। So therefore you will have y equal to 2a cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2 sin 2 pi nt. This is r, resultant amplitude. So r sin of 2 pi nt. Clear? फिर हमको देखना था कंडीशन फॉर वैक्सिंग एंड कंडीशन फॉर वेनिंग। तो कंडीशन फॉर वैक्सिंग में एज यू नो, वैक्स मतलब लाउड साउंड। लाउड साउंड तो एम्पलीट्यूड शुड बी मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड खुद डिपेंड करता है कॉस पे। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना है मतलब कॉस का जो ये वैल्यू है, मतलब कॉस का वैल्यू प्लस या फिर -1 होना चाहिए। तो फॉर वैक्सिंग resultant amplitude should be maximum, and for amplitude to be maximum you have cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2 should be maximum, मतलब it should be plus minus 1। and as you remember cos का वैल्यू प्लस माइनस 1 कब होता है? p pi, बराबर ना? श्योर इज इक्वल टू cos of p pi। cos कैंसल, तो 2 pi t n1 minus n2 by 2 इक्वल टू p pi, बराबर। 2 पाई पाई कैंसल, तो आपको मिल जाएगा t इक्वल टू p अपॉन n1 माइनस n2। तो दीज आर द इंस्टेंसेस ऑफ टाइम व्हेन यू हियर लाउड साउंड, मतलब वैक्स कब कब सुनाई देगा? p अपॉन n1 माइनस n2 पे। तो अगर p की वैल्यू में 0 डालता हूँ, ऑफ कोर्स p इज इंटीजर हियर, नॉट इंटीजर ओनली, इट इज बेसिकली होल नंबर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो p का अगर मैं पहला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 0 करता हूँ 0, तो जब पहला वैक्स सुनाई देगा हम लोग टाइम मेजर ही वहां से कर रहे हैं।
जैसे एंटी नोड के केस में जहां पहला एंटी नोड बना वहां से तुम डिस्टेंस मेजर करते हो, तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब पहला वैक्स बनाया जाएगा वहां से टाइम मेजर करोगे, फिर पी की वैल्यू डालोगे 1, तो 1/n1 - n2, 2/n1 - n2 and so on so forth. These are the time instances when you hear loud sound. Good. फिर condition for waning of sound. तो जैसे वैक्स के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड शुड बी मैक्सिमम, वैसे वेन के लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड शुड बी मिनिमम। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होने के लिए कॉस की वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम, मिनिमम मतलब 0, और कॉस की वैल्यू 0 होती है, क्या होती है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, मतलब cos of 2p + 1 π/2. If you put p equal to 0, you get π/2. If you put p equal to 1, you get 3π/2. P equal to 2, you get 5π/2. Cos गया, so you will have 2πt n1 - n2/2 equal to 2p + 1 π/2. तो जो कैंसिल होता है कर लो कैंसिल. Good. Then what is p from here? 2p + 1 1/2 into n1 - n2. और जानबूझ के मैं 2p + 1 अलग से लिखा है, कोई बात नहीं, तो 2p + 1 ऐसा लिखना है तो लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, तो सेम थिंग. ओके, so these are the time instances when you will hear faint sound या फिर मे बी नो साउंड. तो पहली बार वेन कब सुनाई देगा, जब p की वैल्यू 0 होगी. 0 होगी मतलब 1/2 into n1 - n2. फिर उसके बाद p की वैल्यू 1 होगी मतलब 3/2 into n1 - n2, 5/2 into n1 - n2. So these are the time instances when you will hear veins या फिर faint sound या फिर no sound, डिपेंड करता है. तो एनीवेज, तो एज यू सी, पहला वैक्स था फिर क्या था, वेन होना ही चाहिए. तो पहला वैक्स फिर दूसरा वैक्स, इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, वेन. तो 0 और 1/n1 - n2 के बीच में, मतलब 1/2 n1 - n2. ये 0 है, 1 है, वो हाफ है. फिर 2, 1 और 2 है, तो 1.5 मतलब 3/2. फिर 2 और 3, 2.5 मतलब 5/2. तो ऐसा चलता रहेगा. राइट, क्लियर. तो यहाँ तक हमारा कल हुआ था. एक एक छोटा सा जो टॉपिक है, मैंने आपको बोला था कि वो आपको रीडिंग असाइनमेंट रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ बीट्स. So that is purely theory. So that will be left for you as an assignment. So now we will start with pending questions. Example 6.3 तक हमारा ऑलरेडी हुआ है ना. So we'll start with example 6.4. Air column of length 17 centimeter long. हमारे पास एक एयर कॉलम है जिसका लेंथ 17 सेंटीमीटर है. Calculate the frequency of fifth overtone if the air column is case A closed at one end, case B open at both the ends. Velocity of sound in air is 340 meter per second. तो हमको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया पहले वो देख लो. हमको दिया हुआ है एयर कॉलम का लेंथ कितना है, 17 सेंटीमीटर. ओके, उसके बाद आपको पूछा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन. तो ओवरटोन को हम डिनोट करते थे पी से, तो पी की वैल्यू कितनी है, 5, और स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है, 340 मीटर पर सेकेंड. आपको फाइंड करने के लिए बोला है केस ए में पीच ओवरटोन फॉर अ क्लोज पाइप. पीच मतलब फिफ्थ बेसिकली इस केस में. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज फिफ्थ ओवरटोन फॉर क्लोज पाइप. ये नोटेशन ऐसा याद रखना, ऊपर सी मतलब क्लोज पाइप और ये फिफ्थ ओवरटोन है, और फिफ्थ ओवरटोन इन केस ऑफ ओपन पाइप. करेक्ट. What is the formula for pith overtone for a closed pipe? हाँ, 2p + 1 into n. किसका n, ओपन का कि क्लोज का,
इंपॉर्टेंट है। तो क्लोज पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, V/2L की V/4L? V/4L, हाँ, तो इम्पोर्टेंट है ये। इसके लिए तो फिर आपको हर एक जगह पे ध्यान देना पड़ेगा। यू कैनॉट जस्ट राइट डाउन एन, V/4L। और कभी कभी क्वेश्चन में ओपन पाइप का लेंथ और क्लोज पाइप का लेंथ अलग अलग दे देते हैं, तो तब उस केस में यहाँ पे लेंथ ऑफ क्लोज पाइप, अभी फिलहाल सेम है तो सेम है, कोई बात नहीं। तो फिर N5, 2 × 5, 10 + 1 मतलब कितना, 11V/4 है, ये बन गया फॉर्मूला। उसके बाद पीथ ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, P+1 N open, correct? So what is N open? V/2L। एंड देन आपको पूछा है फिफ्थ ओवरटोन, तो 5+1 कितना, 6V/2L, सही है ना, मतलब 3V/L। चेक कर लो, कुछ गलती हुई तो आंसर गलत आ जाएगा। करेक्ट है, पक्का पक्का, ओके। तो अभी आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं करेक्ट है। तो अब इससे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना। तो फिफ्थ ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप इज 11V/4L, 11 × 340 अपॉन 4 × 17, 1 जा एंड 20 जा, 1 जा एंड 5 जा, बराबर। तो कितना आ गया, 55 हर्ट्ज, करेक्ट। देन सेकंड केस, ये हो गया केस ए। केस बी क्या था, केस बी में क्या आया था, 3V/L, 3V/L। तो 3 × 340 अपॉन 17, 1 जा एंड 20, कितना आ गया, हाँ 17 सेंटीमीटर है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ मैं, बताओ सही है कि नहीं। 55 हर्ट्ज सुनाई देगा तुमको, 55 हर्ट्ज आपको 20 किलोवाट होता है, बट वेरी लो फ्रिक्वेंसी। ये 17 जो लिखा ना, साथ में क्या करोगे, 10⁻², हाँ -2, तो 10⁻², ऊपर जाके 10⁻+2 मतलब 5500 हर्ट्ज, वेरी गुड। तो यहाँ पे भी बस 6000 ही होने वाला है ये, तो ये आ जाएगा 6000, करेक्ट, सही है, ठीक है। तो व्हाट डू वी नोटिस फ्रॉम हियर इज, फिफ्थ ओवरटोन फॉर क्लोज पाइप इज 11th हार्मोनिक, एंड फिफ्थ ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप इज 6th हार्मोनिक। फिर भी 6th हार्मोनिक का फ्रिक्वेंसी ओपन पाइप में ज्यादा है कंपेयर टू 11th हार्मोनिक फॉर क्लोज्ड पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6.5, a closed pipe and an open pipe have the same length, दोनों का लेंथ सेम है, so that no mode of closed pipe has the same frequency as any mode of open pipe। वेरी गुड। क्या करना है यहाँ पे, क्या करने के लिए बोला है आपको, आपको बोला है एक क्लोज पाइप है, एक ओपन पाइप है, दोनों का लेंथ सेम है, मतलब एल की वैल्यू हो गई सेम। सो दैट नो मोड ऑफ क्लोज पाइप, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई भी मोड ले लो, मोड, मोड मतलब फर्स्ट मोड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकंड मोड फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद सेकंड ओवरटोन, उसके बाद थर्ड ओवरटोन, राइट। तो शो दैट नो मोड ऑफ क्लोज पाइप का कोई भी मोड हो, उसका फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप के किसी भी मोड के साथ मैच नहीं होता, है ना। ऐसे बोला है ना, नो मोड ऑफ क्लोज पाइप हैज द सेम वेवलेंथ एज एनी मोड ऑफ ओपन पाइप। तो एक काम करेंगे ना, बहुत सिंपल सा एक टेबल ही बना लेते हैं, उसमें शो कर देते हैं। तो पहले मैं लिख लूंगा मोड, उसके बाद हम लोग ले लेंगे क्लोज पाइप, तो क्लोज पाइप, उसके बाद हम ले लेंगे ओपन पाइप, ओपन पाइप, ठीक है। और इसमें सारे के सारे मोड्स के हम लोग वेवलेंथ लिख देंगे। तो लेट अस मेक अ टेबल, मोड, क्लोज पाइप, क्लोज्ड पाइप,
Let us take open pipe. Let us write down number of modes. 1 2 3 4 5 ठीक है, बहुत हो गया 5 सफिशिएंट. तो फिर व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ क्लोज पाइप? भूल गए? भूल गए ना? V इक्वल टू एन लैम्डा. उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है. क्लोज पाइप में पहले मोड में कितने लूप बने थे? हाँ, मतलब एक नोड और एक एंटी नोड. तो पहले केस में जब तुम लोगे तो ये था लेंथ ऑफ एयर कॉलम, था कि नहीं? और उन्होंने लेंथ सेम ही बोला है, ठीक है. तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम ये कितना होता है? लैम्डा बाई 4. तो लैम्डा कितना है? 4 है. तो यहाँ पे पहले केस में वेवलेंथ कितना है? 4 है. अब बोलोगे एल के टर्म्स में क्यों? तुमको बोला एल है, क्या बोला है? सेम लेंथ. तो जब तुम कंपेयर करोगे तो इन टर्म्स ऑफ लेंथ करोगे ना, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी तो करोगे नहीं कंपेयर. तो इन टर्म्स ऑफ लेंथ कंपेयर करना है. इमेजिन इमेजिन अगर मैं ओपन पाइप की बात कर रहा होता, ओपन पाइप, ऐसा होता कि नहीं? ओपन पाइप में पहले मोड में दो हाफ लूप होते हैं. तो लेंथ क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 मतलब लैम्डा बाई 2. लैम्डा बाई 2, राइट? तो लेंथ इज लैम्डा बाई 2, मतलब लैम्डा इज 2 है. तो लैम्डा इक्वल टू 2n. है क्या सेम? नहीं है. नहीं है ना? गुड. उसके बाद अगर मैं फर्स्ट मोड की बात करूं, फर्स्ट मोड क्लोज पाइप का पहला मोड, क्लोज पाइप का पहला मोड, क्लोज पाइप के पहले मोड में कितने लूप बनते हैं? 1.5. 1.5. तो ये लेंथ इक्वल टू लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2, मतलब लैम्डा बाई 4. व्हाट इज लैम्डा? 4l बाई 3. तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 4l बाई 3. अगर अगर ओपन होता तो ऐसे ही आता है ना ओपन में, पक्का ना? हाँ, ऐसे ही आएगा. एक एक कंप्लीट लूप बढ़ जाता है. फंडामेंटल में अगर क्लोज में हाफ है तो उसके अगले मोड में 1.5 है. और ओपन के केस में पहले मोड में दो हाफ है, तो दूसरे मोड में दो हाफ और एक फुल है, दो हाफ और एक फुल है. तो ये यहाँ से यहाँ लैम्डा बाई 2, यहाँ से यहाँ लैम्डा बाई 2, तो कितना हो गया? लैम्डा. तो लैम्डा इक्वल टू डायरेक्टली क्या आ गया? एल. राइट? तो सेम आ रहा है क्या? नहीं. फिर उसके बाद उसके आगे क्या करोगे? उसके आगे थर्ड मोड में 2.5. ऐसा होगा ना क्लोज केस में? क्लोज यहां से यहां तक कितना होता है? लैम्डा. और ये कितना है? लैम्डा बाई 4. तो फिर लेंथ इक्वल टू 5 लैम्डा बाई, तो व्हाट इज दिस? 4l बाई 5. 4l बाई 5, राइट? करेक्ट. एक रीजन था ये सब करवा के देने का. 4l बाई 1, 4l बाई 3, 4l बाई 5, 4l बाई 7. मतलब तुमको तुमको इसके आगे बस हो गया, ठीक है? ये भी ठीक है. मतलब तुमको इसके आगे समझ में आ जाएगा नेक्स्ट टाइम से कि लैम्डा एस कैसा चेंज हो रहा है. क्लोज के केस में 4l बाई 1, 4l बाई 3, 4l बाई 5, 4l बाई 7, 4l बाई 9, 4l बाई 11. यहाँ पे भी वैसा कुछ बनेगा. क्या आएगा इसमें? L बाई 2. पक्का? ठीक है, आई एम ट्रस्टिंग यू. ओके, तो L बाई 2. उसके बाद L बाई 4. गुड. गुड. यहाँ पे क्या रिलेशन बनाओगे? हाफ. हाफ. तो फिर पहले तो लैम्डा इक्वल टू 12 था, फिर उसके बाद एल आ गया. कैसे बने? ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गया ना. ये तो बहुत सिंपल था. ये तो बहुत ही सिंपल था. ये 4l बाई 1, 4l बाई 3, 4l बाई 5, 4l बाई 7, वहां पे कैसे समझ में आएगा? ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कौन से नंबर दिख रहे हैं तुमको?
Can I write this as 4L by 2? Yes. इधर odd है उधर even है. Can I write this as 4L by 4? Yes. Can I write this as 4L by 4L by? ये अटक गए. हाँ, तो फिर ये L/2 जिसने बताया वो करेक्ट नहीं था, इसके लिए मैंने बोला मैं ट्रस्ट करूँ, तुमने बोला हाँ. ओके, तो 2L/3 देन 4L/8 ये आएगा. क्या आएगा ये? L/2. पक्का? श्योर श्योर 100%. ओके, तो ठीक है, इतना दिखाना है सफिशिएंट. तो अभी तुमको ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे 4L/odd, यहाँ पे 4L/even. तो बोल ही दिया मैंने, तो दिख रहा है क्या किसी भी मोड का क्लोज पाइप के ओपन पाइप के वेवलेंथ सेम हुआ क्या? नो. दस नो मोड ऑफ क्लोज पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ एनी मोड ऑफ ओपन पाइप. डन. बस नो मोड ऑफ क्लोज पाइप हैज सेम फ्रीक्वेंसी, sorry, same wavelength. Frequency and wavelength are related. Same wavelength as that of any mode of open pipe. वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. वेवलेंथ सेम नहीं तो फ्रीक्वेंसी भी सेम नहीं. लेकिन ये टेबल ट्रू है इफ एंड ओनली इफ बोथ द पाइप्स हैव सेम लेंथ, मतलब बोथ द एयर कॉलम्स हैव सेम लेंथ. राइट. पाइप का लेंथ सेम बोल दिया तो भी गड़बड़ हो गई ना. तो उस पाइप में एंड करेक्शन एक ही होता है और वहां पे दो होते हैं ओपन पाइप में. तो अगला क्वेश्चन. तो इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A string is fixed at both ends. What is the ratio of frequency of first harmonic to that of second harmonic? क्या क्या क्वेश्चन है ये? First harmonic is n, second harmonic is 2n. So what is the ratio of frequency? हाँ, तो हम लोग ये कुछ नहीं सॉल्व करने वाले. We don't want to show that. हो गया. अगला क्वेश्चन. Example 6.7. The velocity of a transverse wave on a string of length 0.5 meter is 225 मीटर पर सेकेंड. हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ 0.5 मीटर है, उसके जो ट्रांसवर्स वेव है उसका स्पीड 225 मीटर पर सेकेंड है. व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्टैंडिंग वेव ऑन दिस स्ट्रिंग इफ बोथ द एंड्स वर केप्ट फिक्स्ड while this string is vibrating in the fundamental harmonic? What is the wavelength of sound produced in air if the velocity of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड? तो पहले तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो. हमारे पास जो स्ट्रिंग था उसका लेंथ है 0.5. उस स्ट्रिंग पे जो ट्रांसवर्स ने प्रोपोगेट किया है उसका स्पीड है 225 मीटर पर सेकेंड. गुड. आपको फाइंड करने के लिए बोला है केस 1 में, केस ए में, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव. स्टैंडिंग वेव मतलब स्टेशनरी वेव. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन फाइंड करना है. केस बी में आपको बोला है while this string is vibrating in the fundamental harmonic, मतलब जब ये स्ट्रिंग अपने फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा होगा, what is the wavelength of sound produced in air, what is the wavelength of sound produced in air if velocity of sound in air is how much? 330 मीटर पर सेकेंड. ऐसा क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन तो सिंपल है, तो फिर बता दो कैसे करोगे सॉल्व. विच फॉर्मूला विल यू बी अप्लाइंग टू फाइंड आउट नंबर 1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी?
अंडर रूट ऑफ 1/2 अंडर रूट ऑफ टी बाई एल. यू डोंट नो टेंशन, यू डोंट नो मास पर यूनिट लेंथ. एक बात बताओ, ये रूट ऑफ टी बाई एम क्या था? हाँ, तो फिर डायरेक्ट वी लिख के खत्म करो ना, वी दिया है ना तुमको. हाँ, तो अंडर रूट ऑफ टी बाई एम क्यों लिखना है? हो गया. ये स्ट्रिंग का हो गया. अब साउंड की बात करेंगे. क्या पूछा है? और वी दिया है, बराबर. और फ्रीक्वेंसी तो तुम फाइंड करने ही वाले हो. v इक्वल टू एन लैम्डा. सिर्फ ये जो v है ना, ये v और वो v डिफरेंट है. वो वेलोसिटी है वेव का स्ट्रिंग पे, ये वेलोसिटी है साउंड का एयर में, बराबर. तो मिल जाएगा यहां से v एयर बाय n. तो जस्ट पुट वैल्यूज एंड डन. तो n इक्वल टू v. v कितना? 225 अपॉन 2l. l कितना है? 0. वाह, हो गया. नीचे 1 बन गया, बात ही खत्म हो गई. 225 हर्ट्ज हो गया क्वेश्चन. उसके बाद लैम्डा इक्वल टू वी एयर अपॉन एन. वी एयर कितना है? कितना वी एयर? 330. तो 330 बाई 225. हाँ, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना. अरे 330 बाई, हाँ, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा. तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब 1.46 आ रहा है वो, तो 1.46 मीटर. हो गया क्वेश्चन खत्म. डन. अगला क्वेश्चन. डन. तो कंफ्यूजन मत करना. ये वी एयर, ये कितना है? 330. वो वी, वो कितना था? 225. वो वी किसका वी है? ट्रांसवर्स वेव का स्ट्रिंग पे. ये वी, ये किसका है? साउंड का. किसमें? एयर में. अगला क्वेश्चन. एग्जाम्पल 6.8. A string 105 centimeter long is fixed at one end. The other end of the string is moved up and down with a frequency of 15 hertz. तो एक एंड पे स्ट्रिंग को बांध दिया, दूसरे एंड को अप एंड डाउन मूव कर रहे हो, मतलब ट्रांसफर से प्रोपोगेट करोगे. उस ट्रांसफर से का फ्रीक्वेंसी दिया है, कितना दिया है? 15 हर्ट्ज. आगे बोला है a stationary wave produced in the string consists of 3 loops. थर्ड हार्मोनिक. 3 लूप मतलब थर्ड हार्मोनिक है, क्योंकि स्ट्रिंग के केस में ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. तो थर्ड हार्मोनिक is 3 loops. First harmonic is 1 loop. Calculate the speed of progressive wave which have produced the stationary wave in the string. तो जिस प्रोग्रेसिव वेव ने स्ट्रिंग पे स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस किया, उसका स्पीड बताओ. ठीक है, बता देंगे. तो क्या दिया है आपको? स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? 105. 105 सेंटीमीटर. मैं गड़बड़ नहीं हो, इसलिए यहीं पे मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं. फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज. नंबर ऑफ लूप्स को P या Q से डिनोट करते हैं, विच एवर यू वांट. तो कितना है? 3. अब देखो P के लिए मैं, मतलब P में ओवरटोन के लिए यूज कर रहा था ना, तो मैं नोटेशन चेंज कर देता हूँ. ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा इसके आगे. P मतलब ओवरटोन, Q मतलब हार्मोनिक. तो मैं बोलूँ P ओवरटोन, तो P+1 हार्मोनिक, बराबर. बराबर. मैं बोलूँ Q हार्मोनिक मतलब Q है, तो ये Q इज ऑल्सो नंबर ऑफ लूप एंड Q इज ऑल्सो नंबर ऑफ हार्मोनिक. सिर्फ मैंने जानबूझ के चेंज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं. P लिखना है P लिखो, तुम्हारी मर्जी है. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव. स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव तो पूछ नहीं सकते, क्यों? जीरो होता है वो. स्टेशनरी वेव डज नॉट मूव. क्या पूछेंगे फिर? तो बताओ क्या करोगे अब? फ्रीक्वेंसी दिया, फ्रीक्वेंसी, और आपको लूप बताया, मतलब तुमको हार्मोनिक का नंबर बता दिया. क्या करोगे? हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू, क्यू है, बराबर. तो ये फ्रीक्वेंसी था, क्यू भी था, और एन तो तुमको फंडामेंटल पता होता ही है. व्हाट इज फंडामेंटल? वी बाय 2 है. स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में वी बाय 2 है.
तो ये याद रखना, v बाय 2l, सही है। हाँ, therefore you have nq equal to qv by 2l. what is nq? अरे फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 15। तो डर डर के क्यों बोलना है? व्हाट इज क्यू वैल्यू? 3। v क्या है? फाइंड करना है। अपॉन 2 इंटू एल, 2 इंटू एल, एल कितना है? 1 का एंड 5 का, सही है ना? ये वहां पे लेके जाओ, ये 10 हो गया। 10 इंटू 1.05 इज 10.5 मीटर पर सेकेंड। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, इज स्ट्रेच बाय कीपिंग वेट्स इक्विवेलेंट टू। तो सोनोमीटर वायर में जो आपको याद होगा स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट था, उसमें 3.5 किलोग्राम का मास है, मतलब इंटू जी करना पड़ेगा। तो 3.5 जी विल बी द वेट। जी की वैल्यू 10 देना है कि 9.8 वो बाद में देखेंगे। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 125 हर्ट्ज। तो जो दो नाइफ एजेस थे उसके बीच में एक ही लूप बना, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब वन लूप। डिटरमाइन द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द वायर, मतलब स्मॉल एम आपसे पूछा है, तो सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है। लेंथ है 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर इन शॉर्ट। उसके बाद आपको जो मास दिया है, मास, अभी यहाँ पे स्मॉल एम और कैपिटल एम में गड़बड़ मत करना। स्मॉल एम इज लीनियर मास डेंसिटी जो पूछा है, और कैपिटल M is the load that you are putting in that slotted weight arrangement, right? The fundamental frequency is 125 hertz. Determine the linear mass density, मतलब small m आपसे पूछा है, तो you are supposed to find out what is small m. अगर आपको confusion होता है ना, तो इसका notation change कर दो। You can write whatever you want, m छोड़ देना अगर confusion हो तो। What is fundamental frequency का formula? 1 by 2L root of T by M. And you of course know that tension is M into G. Okay, right then. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तुमको पता ही है, और सॉरी वैल्यू पता है, कितना वैल्यू है? 125। 1 अपॉन 2 इंटू लेंथ था 0.5, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज mg, m कितना है? 3.5 इंटू जी इज 10, लेके क्या होगा? चलो ठीक है, लेके देखते हैं 10, बट बोला तो नहीं है 10, बोला तो नहीं है। चलो नहीं लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, 10 ले लो, देखते हैं जो आएगा वो आएगा, थोड़ा सा वैल्यू चेंज होगी और क्या होगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो नीचे 1 हो गया, तो 125 इक्वल टू रूट ऑफ 35 बाय एम, बराबर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो 125 का स्क्वायर है 125 इंटू 125, ये 35 बाय एन, 7 का 25, 5 का 125 होता ना। हाँ, तो अभी 125 इंटू 25 अपॉन 7, ये होगा m। तो m आएगा 1, देखो m आएगा 7 अपॉन, m आएगा 7 अपॉन 125 इंटू 25, बहुत छोटा आएगा, 10 रेज़ टू माइनस में समथिंग आएगा। क्या आएगा बताओ, कैसे करोगे ये सॉल्व? सिंपल है ये। जब भी नीचे 25 125 दिखे ना, ऊपर 100 एडजस्ट कर लेना। मैं 2 बार एडजस्ट कर रहा हूं, मतलब नीचे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। सिंपल, 1 का 4 का 5 का एंड 4 का, करेक्ट, पक्का। 7/5, चलो बाय 5 को बाद में रख देते हैं, बाय 5 इज 0.2, 7 इंटू 16, 16 7 जा, बहुत टाइम लेते हो। 112,
112 और ये 10⁴ ऊपर जाके -4 112 इंटू 2 2 to 4 तो ये कितना आएगा 22.4 इंटू 10⁻⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर। अब देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है 2.195 इंटू 10⁻³ ठीक है 2.19 मतलब 2.2 इंटू 10⁻³ क्योंकि 10⁻⁻1 इसको दे दिया किलोग्राम पर मीटर। हमारा आंसर थोड़ा चेंज क्यों हुआ क्योंकि हमने जी की वैल्यू 10 लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो एक्चुअल आंसर वाज 2.19 वी हैव 2.24 दैट इज फाइन चलता है। एग्जाम्पल 6.10 टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल मटेरियल सेम होना मतलब m इज कांस्टेंट है ना लीनियर मास डेंसिटी इज कांस्टेंट नॉट नेसेसरीली जरूरी नहीं है लेकिन इस केस में होगा वैसे जरूरी नहीं है क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ डिपेंड करता है मास और लेंथ पे। लेकिन अगर दो वायर सेम मटेरियल और सेम क्रॉस सेक्शन की हो गए यूनिफॉर्म हो गए तो डेफिनेटली दे विल हैव सेम। हाँ तो देखो बोला है टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन। अब m इज कांस्टेंट और स्ट्रेच ऑन अ सोनोमीटर इन अच्छा ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है सेसुसेशन आई डोंट नो दे शुड बी सेइंग सक्सेशन सक्सेशन आई अंडरस्टैंड I was also wondering if there's some new word in English. पता नहीं होगा भी तो पता नहीं but I feel they want to say succession। तो सक्सेशन मतलब सोनोमीटर बॉक्स को पहले तुमने एक वायर लगाया वो निकाल दिया फिर वापस दूसरा लगाया दैट इज व्हाट दे मस्ट बी सेइंग। लेंथ ऑफ वन वायर इज 60 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ अदर इज 30 सेंटीमीटर। तो पहले वायर का लेंथ 60 सेंटीमीटर था दूसरे का 30 है एंड अननोन लोड इज अप्लाइड ऑन टू द फर्स्ट वायर। तो जिसका लेंथ 60 सेंटीमीटर है उस पर एक अननोन लोड लगा दिया मतलब जो स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट था उसमें एक लोड लगाया है जो पता नहीं है अननोन है एंड सेकंड वायर इज लोडेड विद 1.5 kg। if both the wires vibrate with same fundamental frequencies मतलब पहले वायर का और दूसरे वायर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है कैलकुलेट द अननोन लोड। तो अननोन लोड आपको फाइंड करने के लिए बोला है। गुड क्वेश्चन बट अ सिंपल वन ऑफ कोर्स। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम मटेरियल मतलब स्मॉल m और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब सेम स्मॉल m इज कांस्टेंट। तो मास पर यूनिट लेंथ हो गया कांस्टेंट। लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज 60 whereas लेंथ ऑफ सेकंड वायर इज 30। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करूंगा क्योंकि आई कैन सी नाउ इटसेल्फ की रेशियो लेने वाले हैं हम लोग। तो क्या फर्क पड़ता है सेंटीमीटर या मीटर कैंसिल हो जाएगा कन्वर्जन फैक्टर। अननोन लोड इज अप्लाइड टू फर्स्ट वायर। तो फर्स्ट वायर पे जो लोड है वो m1 है वो अननोन है वो फाइंड करना है और जो दूसरा वायर है उस पे लोड कितना है 1.5 kg और इन्होंने बोला है कि दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है n1 is fundamental frequency of first wire it is not first overtone n2 is fundamental frequency of second wire it is not second overtone। तो दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है so I will say this is n and this is constant और आपको फाइंड करना है लोड ऑन द फर्स्ट वायर मतलब m1 आपको करना है फाइंड। तो बहुत सिंपल है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L रूट ऑफ P बाय m। तो n इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ mg बाय m। क्या क्या कांस्टेंट है g m और m बराबर सही है ना। तो मैं काम करता हूं ये जो लेंथ है ना लेंथ लेंथ इस एंड को यहां लेके जाते हैं और लेंथ को यहां लेके आ जाते हो बराबर। ये कांस्टेंट था ये भी कांस्टेंट है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स कांस्टेंट तो ये दोनों कांस्टेंट बराबर। तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ
m, पक्का ना, पक्का। therefore L is proportional to root of m, मतलब L square is proportional to m, हो गया। तो m1 by m2 इक्वल टू L1 by L2 का स्क्वायर। तो m1 इक्वल टू L1 कितना L1 60, व्हाट इज L2 30, इसका स्क्वायर इनटू m2, व्हाट इज m2 1.5, 1 का and 2 का, 2 स्क्वायर इज 4, 4 into 1.5 इज 6, तो 6 kg हो गया क्वेश्चन का। तो होपफुली हो गया सबका। तो देखो ये प्रोपोर्शनलिटी में अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो स्टेप्स थोड़े कम लगेंगे, क्योंकि क्या वो फिर सब पूरा लिखना फिर कैंसल आउट करना डज नॉट मेक एनी सेंस। तो देख लेना क्या क्या कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी बना लेना एंड देन जस्ट सॉल्व इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसमें मिस्टेक भी कम होती है, स्टेप्स भी कम लगते हैं। अगला क्वेश्चन, a wire has linear density 4 into 10 raised to minus 3 kilogram per meter. It is stretched between two rigid supports with a tension of 360 Newton. तो small m capital T दोनों दिया है। The wire resonates at a frequency of 420 hertz and 490 hertz in two successive modes. Very important. और अगर जिसको ये समझ में आ गया, जेई नीट सीईटी के क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। दो सक्सेसिव मोड, मतलब अगर एक पहला मोड है तो दूसरा मतलब सेकंड मोड है, मतलब एक एन है तो दूसरा 2n है, क्योंकि ये वायर है, वायर में ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, बराबर। तो अगर एक एक अगर क्यूथ मोड है तो दूसरा क्यू प्लस वन मोड है, सिंपल सक्सेसिव बोला है इसके लिए। वैसे यहाँ से तो बता दो मेरे को, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एक बात बताओ, अगर मैं मान लो सेकेंड मोड लेता हूँ तो सेकेंड मोड का फ्रीक्वेंसी कितना है 2n, पहले मोड का कितना है n, दोनों का डिफरेंस कितना है n, और n क्या होता है, हाँ तो दोनों का डिफरेंस क्या है, हाँ तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है 70 है। तो ये यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, अगर दो सक्सेसिव मोड्स है तो उसका डिफरेंस, क्योंकि वायर है, ये वायर है, वायर में ऑल द हार्मोनिक्स प्रेजेंट। अगर अगर एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड होता तो नहीं चलता, क्योंकि उस केस में n और 3n, तो डिफरेंस होता है 2n। तो ये जो 70 वैल्यू आ रही है ना वो होती है 2n की, तो n कितना आता 35। तो ऐसा भी आपको सोचना पड़ेगा अगली बार से। तो ठीक है, अभी तो ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। तो आपको लेंथ फाइंड करने के लिए बोला है, तो व्हाट यू हैव बीन गिवन इज, आपको सबसे पहले दिया है लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज 4 into 10 raised to minus 3 किलोग्राम पर मीटर। उसके बाद बोला है टेंशन, टेंशन दिया है 360 न्यूटन का। उसके बाद आपको दो सक्सेसिव मोड्स के फ्रीक्वेंसीज दी है। तो मैं मान लेता हूँ एक है क्यू मोड, तो उसका अगला वाला होगा क्यू प्लस वन, या फिर अगर उसको क्यू माइनस वन लोगे तो यहाँ लोगे एन क्यू। तो ठीक है, जैसे भी आपको करना है वैसे। तो ये 420 हर्ट्ज है और ये 490 हर्ट्ज है, और आपको फाइंड क्या करने के लिए बोला है, लेंथ ऑफ वायर। यू आर सपोज टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ वायर। ओके, ये जिसके भी मोबाइल का नाम होगा, वाईफाई बंद कर दो। तो you are supposed to find out length of wire L, लेंथ फाइंड करना है आपको, राइट। तो कैसे लेंथ फाइंड करेंगे, ये यार तुम हमेशा फंडामेंटल बताओगे तो कैसे चलेगा। Q अपॉन 2L रूट ऑफ P बाई, बराबर, सही है। अभी वायर तो सेम है, सिर्फ उसके अलग अलग मोड्स की बात चल रही है, तो लेंथ क्या है, सेम, सेम है कि नहीं, यस। तो लेंथ क्या है, कांस्टेंट है ना, वही तो फाइंड करना है, उसको छोड़ मत देना कांस्टेंट बोल के। ओके गुड। तो ऐसा यहाँ कहाँ पे क्या लेना है वो थोड़ा ध्यान दो। तो एन क्यू प्लस वन क्या आएगा, क्यू प्लस वन अपॉन 2L रूट ऑफ P बाय टी, तो पक्का कैंसिल होने वाला है क्योंकि हम लोग रेशो लेने वाले हैं। तो वंस यू टेक रेशो,
if you take ratio n cube plus 1 upon n cube, it will be q plus 1 upon 2l, बराबर है ना। तो रेशियो लोगे तो क्या होगा, एल ही कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या फाइंड कर रहे हो, कुछ नहीं, टेंशन मिल जाएगा वहां से। ये एक मेथड है, दिस इज ऑल्सो वन मेथड। तो जब तुम रेशियो लेते हो ना, तो एल कैंसिल होगा ठीक है, लेकिन सॉल्व करने का टी मिलेगा और वो टी के वजह सब्स्टिट्यूट करके तुमको मिल सकता, लेकिन हमको वो लॉन्ग रूट लेना नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो एन क्यू प्लस 1 माइनस एन क्यू, यह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू प्लस 1 अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ p बाय m माइनस q अपॉन 2l रूट ऑफ p बाय m। ठीक है, 490 माइनस 420 इक्वल टू, क्या कॉमन निकालोगे यहाँ पे, 1/2l रूट ऑफ p बाय m। ये हम टाइम पास कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैं तुमको पहले ही बता दिया था कि दो सक्सेसिव मोड का जो डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी का, वो फंडामेंटल होता है। तो ये माइनस करने में फंडामेंटल ही आने वाला था, ये ना सब्ट्रैक्ट करने के बाद फंडामेंटल आने वाला था। तो यहाँ पे ये जो क्यू है ना, ये हो जाएगा कैंसल, तो क्यू और क्यू गया। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तुमको पता ही था। ओके, नहीं पता तो पता लग गया तुमको। ये कितना है, 70, 1/2l, दिस इज 360 अपॉन 4 इंटू 10⁻³ चलो ठीक है, ये भी 1 जा एंड 90 जा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻, तो 70 1/2l अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 10⁻⁴, 9 का रूट 3, तो 70, ये आएगा 3 इंटू 10⁻+2 ना, 100 है कि नहीं। हाँ, कैंसल कैंसल, 1 जा 5 जा, बराबर। तो व्हाट इज एल, 15/7 मतलब 2 पॉइंट समथिंग। तो देखो 2.14 दिया हुआ है आंसर, 2.14 है, तो 2.14 मीटर। अगला क्वेश्चन, टू साउंड वेव्स having wavelength 81 and 82.5 centimeter produce 8 beats per second. Calculate the speed of sound in air. वैसे beats per second मतलब beat frequency, और beat frequency होता है n1 minus n2 या फिर n2 minus n1 depending on which one is greater. अब वो समझेगा कैसे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है, इनवर्स। तो जिसका वेवलेंथ कम है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो 81 सेंटीमीटर मतलब पहले ही केस का वेवलेंथ था कम, दूसरे केस का वेवलेंथ था ज्यादा, दूसरा साउंड वेव का वेवलेंथ था ज्यादा। तो इसका मतलब ये हो गया, सिंस फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देयरफॉर n1 इज ग्रेटर देन n2। तो ये जो आपको 8 बीट्स पर सेकेंड दिया है ना, मतलब आपको बोला है n1 माइनस n2 इक्वल टू 8। क्योंकि हमने अभी तो देखा बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव्स। और कितने बीट्स है, 8 बीट्स पर सेकेंड, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है 8, मतलब n1 माइनस n2 क्या है 8। हो गया, फाइंड क्या करना था तुमको, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यही करना है ना फाइंड। यस, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, क्या एक ही फॉर्मूला तो है, n इक्वल टू वी बाई लैम्डा, सिंपल सी बात है। तो n1 माइनस n2 इक्वल टू 8, तो n1 इज v बाई लैम्डा 1। v1 मत लिखना, क्योंकि तुम v1 लिख रहे हो मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो कि पहला वेव किसी और मीडियम में, दूसरा वेव किसी और मीडियम में, तो ऐसा नहीं है। v बाई लैम्डा 2 इक्वल टू 8, v कॉमन कॉमन। अब ये जो वेवलेंथ है ना, ये सेंटीमीटर से मीटर में मैं बाद में कन्वर्ट कर दूंगा, तो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे उसको। ओके, व्हाट इज लैम्डा 1, 85, व्हाट इज लैम्डा 2, 82.5, बोथ वेर इन सेंटीमीटर। तो दोनों का कॉमन 10⁻⁻² डिनोमिनेटर से आ गया बाहर। ये कन्वर्जन फैक्टर 10⁻⁻² सेंटीमीटर टू मीटर। तो ये सेंटीमीटर से मीटर जाने में था कन्वर्जन फैक्टर -10⁻⁻² का, तो 10⁻⁻² का था कन्वर्जन फैक्टर, वो 10⁻⁻² मैंने निकाल लिया कॉमन। गुड, देन बस क्या सॉल्व ही करना है।
82.5 माइनस 81 कितना होता है? 1.5 अपॉन 81 इंटू 82.5 और 10⁻² पर जाके हो गया 100 इक्वल टू आ गया 8. So you will have V equal to 8 into 81 into 82.5 upon 15 into 10, क्योंकि ये 100 का एक 10 इसको दे दिया तो 15 हो गया. ठीक है, तो फिर 5940 पक्का. पूरा सॉल्व करने के बाद नहीं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज नॉट दिस बिग नंबर ना, इतना बड़ा तो नहीं आता है. तो देख लेते हैं क्या आता है. क्या क्या नंबर थे? 8 इंटू 81 इंटू 82.5 और डिवाइड बाय 150 डिवाइड बाय 150 356.4. तो ठीक है, रीजनेबल है. 356.4 इज रीजनेबल मीटर पर सेकेंड. डन, खत्म. That's it for today.